हेलो, गुड इवनिंग। पिछली क्लास में हमने गॉस थ्योरम पढ़ी थी और अब उसी गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस देखने हैं। ठीक है, तो हमें पढ़ना है अब एप्लीकेशन ऑफ गॉसिस थ्योरम। जो गॉस थ्योरम थी आपकी कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, उसकी एप्लीकेशन देखनी है। ठीक है, बहुत तरह की एप्लीकेशन है, हर साल एक आती है। पहली है ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग कंडक्टर। पहली तो है कि अगर एक कंडक्टर इन्फिनिटली लॉन्ग होगा तो उसमें कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होनी है वो निकालनी है गॉस थ्योरम में। दूसरी आपको निकालनी है शेल, ठीक है, स्फेरिकल। तीसरा सॉलिड स्फीयर आईएससी कोर्स में नहीं है, ठीक है, पर करेंगे। और चौथी है सिंगल शीट और डबल शीट, यहाँ पे कुल मिला के है। ठीक है, गॉसिस थ्योरम। ठीक है, तो आज ही ये कवर करेंगे, 4 हैं। इसके बाद आप समझ सकते हैं कि आपके चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका कैपेसिटेंस बचेगा बस। गॉसिस थ्योरम के 4 एप्लीकेशन हैं। ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग कंडक्टर, फिर शेल है, सॉलिड स्फीयर है, शीट है, सिंगल और डबल। ठीक है, तो गॉसिस थ्योरम में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर कोई सिंगल इन्फिनिटली लॉन्ग कंडक्टर हो तो उसके चारों तरफ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसके बारे में हमें पता करना है आज। ठीक है, पहला हम पे वो है, तो हम पे है, हम निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग थिन कंडक्टर। इसके लिए निकालेंगे। ठीक है, कितनी आनी चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी लगभग इतनी आनी चाहिए, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ में नीचे आर, इतनी आनी चाहिए। ठीक है, ये हम डिराइव करके देखेंगे। लैम्डा क्या होता है, वही चीज़ लैम्डा सिग्मा, और हमने रो पढ़ा था। लैम्डा क्या चीज़ होती है, तो लैम्डा आपकी होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज अपॉन लेंथ। फिर सिग्मा क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज अपॉन एरिया। और रो आपकी होती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखनी है, इसको डिराइव करेंगे। कैसे करेंगे, चलिए। तो हम सबसे पहले एक इन्फिनिटली लॉन्ग कंडक्टर मानेंगे। ठीक है, एक इन्फिनिटली लॉन्ग कंडक्टर मानेंगे और उसके इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, निकाली जाएगी। तो कैसे करना है, हमने क्या करा, यहाँ पे एक इन्फिनिटली लॉन्ग कंडक्टर मान लिया, तो उसके ये जो एंड है ये कितने भी एक्सटेंड हो सकते हैं, इन्फिनिटली लॉन्ग कंडक्टर मान लिया। ठीक है, अब एक दिक्कत है, आपको भी बताया था मैंने, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऑब्जर्व करनी होती है उसमें हम किस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही हो या आ रही हो, जाने वाली पे, है ना। जाने वाली पे क्यों करते हैं हम इंटरेस्टेड, क्योंकि जो जा रही होगी वो पहले अपने मिनिमम वैल्यू पे होगी और फिर जाके मैक्सिमम वैल्यू वो कवर करेगी, जबकि जो आ रही होगी वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू में होगी। ठीक है, तो हमारी जो ऑब्जर्वेशन होती है वो हमेशा 0 से मैक्सिमम में स्टार्ट होती है, तो वही हमें करना है। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जाने वाली हो, तो हम इस पतली सी वायर को पॉजिटिव चार्ज दे देंगे। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अभी जा रही है, मतलब अपनी मिनिमम वैल्यू में है, 0 में है या नेगेटिव है, और उसके बाद पॉजिटिव होती रहेगी, इंक्रीज। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि जो हमारी थिन कंडक्टर है वो 1 डायमेंशनल है। 1 डायमेंशनल का मतलब क्या हुआ कि इसकी लेंथ जो है, आप ये देख रहे हो लेंथ कितनी ज़्यादा है और इसकी चौड़ाई कितनी कम है। लंबाई बहुत ज़्यादा है, चौड़ाई क्या है, कम है। थिकनेस बहुत नेग्लिजिबल है एज कंपैरिजन टू इट्स लेंथ, या आप बोल सकते हो इट्स लेंथ इज़ वेरी मच लार्जर देन इट्स डायमीटर या थिकनेस। तो ऐसे ही हमने एक वायर मानी। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ये आती है, क्योंकि ये इन्फिनिटली लॉन्ग है तो हम कहाँ तक ऑब्जर्व करें, ये सबसे बड़ी इसमें प्रॉब्लम है। क्योंकि ये इन्फिनिटली लॉन्ग है तो हम कहाँ तक इसे ऑब्जर्व करते रहें, बहुत दिक्कत हो जाएगी कि यहाँ करें, यहाँ करें, यहाँ करें, या एंडलेस है, आप कहीं तक भी इसे कर सकते हैं ऑब्जर्व। तो हम क्या करते हैं, इसको एक
पर्टिकुलर रेंज में ऑब्ज़र्व अगर हमें करना है, एक फिक्स रीजन में हमें ऑब्ज़र्व करना है, तो हम इसका कुछ पार्ट मानेंगे चारों तरफ, और उसी पार्ट को हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि गॉसियन सरफेस कहते हैं। ठीक है, गॉसियन सरफेस का काम क्या होता है, अगर कोई ऐसे क्रिटिकल केसेस आ जाएँ जिसमें बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो कि कहाँ कहाँ आप ऑब्ज़र्व करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, जैसे यहाँ है, क्योंकि इसके दोनों एंड क्या हैं, एक्सटेंड करेंगे ज़िंदगी भर, तो हम बहुत एक तरह के अनप्रिडिक्टेबिलिटी आ जाएगी, या कॉम्प्लेक्स नेचर की यहाँ पे ऑब्जर्वेशन हो जाएगी, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम एक फ़िक्स लेंथ की गॉसियन सरफेस मानेंगे, और आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था कि अगर कोई लाइन हो तो उसके लिए गॉसियन सरफेस होती है सिलेंड्रिकल। तो मैंने क्या करा, इस एंड से इस एंड तक, लेटर से इस एंड को मैं P मान रहा हूँ और इस एंड को मैं Q मान रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना दी। ये मेरे पास एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हो गई, ये ऐसे। ठीक है, आप भी सिलेंडर टाइप की बनाना अच्छे से बुक में, नोटबुक में। ठीक है, तो मैंने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है मान ली। ठीक है, यहाँ पे अब मेन काम क्या है, ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस की एक फ़िक्स लेंथ होगी और फिक्स चौड़ाई होगी। तो फिक्स लेंथ और फिक्स चौड़ाई मान लेंगे इसकी कुछ। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये सिलेंड्रिकल है, ऐसे डार्क है ना, ये भी यहाँ से ऐसे, ये ऐसे है। ठीक है, ये ऐसे है, फिर ये ऐसे है ना। तो इसकी लेंथ मान लेंगे L। ठीक है, लेंथ ऑफ अ सिलेंडर। और एक और काम करेंगे, इसका रेडियस मान लेंगे R। ठीक है, यहाँ पे भी रेडियस कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। और इतने ही रीजन तक हमें क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन को लिमिटेड कर दिया। आपको भी पता है गॉसियन सरफेस ऐसी मानी जाती है कि इसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेम होगी। ये हमारी एडवांटेज है, इसलिए हमने इतनी ही मान ली। ठीक है, और हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक इस गॉसियन सरफेस का छोटा सा इमेजिनरी एलिमेंट काटते हैं P पॉइंट पे, जिसका एरिया ds होगा, जिसका एरिया कितना होगा, ds होगा। और इस ds से एक नॉर्मल वेक्टर निकालते हैं, जैसे हमने पहले भी निकाला था। तो एक नॉर्मल वेक्टर ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसा। ठीक है, ऐसी एक छोटी सी सरफेस यहाँ काटो ऐसे। ठीक है, एक छोटी सी सरफेस यहाँ काटी, छोटी सी, और इसके इमीडिएट जो नॉर्मल है, जैसे ये मैंने ऐसे बनाया तो इसका नॉर्मल ऐसे होगा, तो इसके इमीडिएट जो नॉर्मल होगा वो ये होगा n कैप। ऐसे अगर आप एक सरफेस यहाँ काटो इस साइड, जैसे एक सरफेस आपने यहाँ भी काट दी, उतने ही एरिया की ds की, ये भी ds है, ये भी ds है और ये भी ds है, तो इसका नॉर्मल भी कहाँ निकलेगा, बाहर को ही निकलेगा। ठीक है, नाउ मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आपको ये पता चल गया कि इस P पॉइंट का भी एरिया कुछ नहीं है ज़्यादा बड़ा, बहुत छोटा है। तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को भी R ही मानूंगा। ये भी R है, ये भी R है। ये P पॉइंट मैंने आपके लिए इतना बड़ा बनाया है, ये होगा बहुत छोटा ही। ठीक है, बहुत छोटा होगा, तो इतना डिस्टेंस मैंने इसे R मान लिया। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हो गई। तो इसके बाद अब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, पॉजिटिव से दूर जाती है। ये एक लाइन है, इस लाइन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड या तो ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, दो ही केस हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी ऊपर गई ऐसे, या नीचे आ सकती है ऐसे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड या तो ऊपर जा सकती है या क्या आ सकती है, नीचे आ सकती है। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, P और Q पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए सरफेस के कैसी है, परपेंडिकुलर या नॉर्मल है। और एंड्स में कैसी होगी, भाई एंड्स में भी नॉर्मल होगी, क्योंकि पॉजिटिव से दूर तो ऊपर ही जाएंगे ऐसे, और यहाँ पे भी पॉजिटिव से दूर कैसा जाएगा, ऊपर ही ऐसे। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आई। पॉजिटिव से दूर हमेशा ऊपर ही जाएंगे सरफेस के, या नीचे ही आएंगे, मतलब परपेंडिकुलर रहेंगे। हाँ, वो अलग बात है कि नॉर्मल अलग अलग तरीके का बना, क्योंकि नॉर्मल इमीडिएट सरफेस के परपेंडिकुलर बनाना है। जैसे ये सरफेस है तो इसका परपेंडिकुलर ऊपर हुआ, ये सरफेस है तो इसका परपेंडिकुलर सामने हुआ, ये सरफेस है तो इसका परपेंडिकुलर लेफ़्ट साइड में हुआ। पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा ऊपर या नीचे ही आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड होल में देखते हैं, लोकल में नहीं देखते, या इमीडिएट उसमें नहीं देखते। तो इतना मुझे पता चला कि इन एंड्स, जो हमारे एंड्स हैं कौन कौन से, एक है P और एक है Q। इन एंड्स P एंड Q, ये जो हम पे दो एंड हैं P और Q, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 बन रहा है। E इज़ परपेंडिकुलर टू n कैप, E जो है n कैप के परपेंडिकुलर है।
इसका मतलब थीटा एंगल कितना हुआ, 90 हुआ। और आपको एक चीज़ पता है कि अगर मैं फ्लक्स से निकालना भी चाहूँ एंड्स में तो फ्लक्स होता है इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा, और थीटा आपका कितना है, 90 है, कॉस 90 आपका 0 होता है, तो फ्लक्स आपका एंड्स में कितना आया, 0 आया। इतनी बातें मैं आपसे कहना चाह रहा था कि फ्लक्स आपका एंड्स में कितना आया, 0 आया। क्लियर है इतनी बातें? फ्लक्स एंड्स में कितना है, 0 है। ठीक है, दोबारा समझा देता हूँ। हम यहाँ पे क्या निकालना चाह रहे हैं, एक इन्फानाइटली लॉन्ग वायर के लिए हम क्या निकालना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं। अब वायर जो है इन्फानाइटली लॉन्ग है, तो ज़रा मुश्किल होगी हमें ऑब्जर्वेशन करने के लिए, या किस हद तक करेंगे तो उसमें बहुत डाउट है। तो हमने इस वायर के लिए एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मानी। सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मान के हमारे लिए चीज़ें आसान हो गई। अब हमें पता है इसकी फ़िक्स लेंथ है L गॉसियन सरफेस की, और इसका फ़िक्स रेडियस है या थिकनेस है कितनी, R। ठीक है, अब यहीं पे हमने 3 ऑब्जर्वेबल इमेजिनरी एलिमेंटल एरिया काटे, DS DS DS। एक DS का नॉर्मल ऊपर बना, एक DS का नॉर्मल सामने, देखो इमीडिएट देखे करो, जैसे ये है तो इसका नॉर्मल ये रहा, और ऐसी DS का इधर भी बना। पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा पॉजिटिव से दूर जाएगी, उसमें कुछ लोकल नहीं होता। गॉसियन सरफेस में एक ही डायरेक्शन होगी, आपको पता ही है ना, कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती, 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस भी इंटरसेक्ट नहीं करती। ऐसी 2 गॉसियन सरफेस या एक ही गॉसियन सरफेस की एक यूनिक डायरेक्शन होगी, तो सबकी डायरेक्शन या तो ऊपर होगी या तो नीचे होगी। एट अ टाइम कुछ एक ही लेना, तो नीचे वाली मेरी काम की नहीं है, मैंने सिर्फ ऊपर वाली ली तो ये हटा दी। ठीक है, सिर्फ ऊपर वाली है, इतना मुझे समझ में आ गया। अब मैंने क्या देखा कि कर्वेचर में या कर्व सरफेस में या पूरी बॉडी में जो है, मतलब जो एंड P से एंड Q तक बॉडी स्टार्ट हुई, उसमें E और N जो है पैरेलल है। पूरी जो बॉडी है P से स्टार्ट होके Q पे ख़त्म होने वाली, फ्रॉम बिगिनिंग टू P, एंड जो एंड हुई आपकी Q पे, P से शुरू हुई Q पे ख़त्म हुई, उसमें E और N के बीच में कितना एंगल है, 0 डिग्री है। जबकि एंड्स में क्या है, जैसे P और Q एंड देखें तो P में इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है पर नॉर्मल ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर नॉर्मल ऐसे, और जबकि Q में भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर नॉर्मल ऐसे। तो एंड्स P और Q में दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल के बीच में 90 डिग्री बन रहा है। और अगर हम फ्लक्स का फार्मूला लगाएं, फ्लक्स का फार्मूला होता है E ds cos 90 थीटा। cos 90 आपका 0 होगा तो फ्लक्स आपका एंड में कितना आएगा, 0। ठीक है, फ्लक्स आपका एंड में कितना आया, 0 आया। ठीक है, अब ये सारी बातें हो गई। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, वायर के लिए, ये जो हमारी वायर है, ठीक है, थिन वायर के लिए लैम्डा निकाल लेते हैं। लैम्डा क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। इस वायर का भी हमने बस इतना पर्टिकुलर पोर्शन लिया, कितना, L। ठीक है, डेंसिटी हमेशा रियल चीज़ों की होगी, वायर की होगी। हमने वायर का सिर्फ इतना पोर्शन लिया और उसकी लेंथ कितनी है, L है, और इसमें चार्ज कितना कंटेन हो रहा है, ये जो पॉजिटिव चार्ज दिखा रहे हैं टोटली ये कितना है, Q है। ठीक है, तो लैम्डा आपको पता चल गया क्या चीज़ है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी स्केलर क्वांटिटी है बच्चों। इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम एक बात बोलेंगे, फाई कर्व सरफेस के लिए निकालते हैं। कर्व सरफेस क्या होती है कि P और Q तक, P से शुरू होके Q तक, मतलब ये बॉडी, विद इन दी बॉडी निकालना है। एंड्स में तो आपको पता चल गया कितना है, 0 है। विद इन दी बॉडी आप लोग निकालो। ठीक है, तो फाई ड्यू टू कर्व सरफेस, तो अभी मैं वो नहीं लगा रहा हूँ, क्या बोलते हैं उस चीज़ को, गॉसिस थ्योरम, वो नहीं लगा रहा हूँ। अभी सिर्फ मैं फाई ड्यू टू कर्व सरफेस देखूंगा तो मुझे पता है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड और N हमेशा 0 डिग्री होंगे। आप यहाँ पे भी एक N काटो तो E ऊपर होगा, N भी नीचे होगा, यहाँ पे भी E ऊपर, N नीचे, यहाँ पे भी E ऊपर, N नीचे। इसका मतलब थीटा एंगल कितना बनेगा, 0 बनेगा। ठीक है, फाई ड्यू टू कर्व सरफेस अगर हम देखें तो होगा हमारा E ds डॉट हटा, कॉस आया और 0 डिग्री लिखेंगे, क्योंकि इन द कर्व मतलब फ्रॉम P टू Q। मैं एक्सट्रीम एंड की बात नहीं कर रहा हूँ, P की बात नहीं कर रहा हूँ, Q की बात नहीं कर रहा हूँ, P से Q की बात कर रहा हूँ।
P से Q के बीच की। तो फ्रॉम P से Q आपने देखा E और N दोनों पैरेलल हैं, E इज़ पैरेलल टू N कैप, तो थीटा एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पे लिख लेना सिंस करके कि सिंस फ्रॉम P से Q आपने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड और N कैप क्या हैं, पैरेलल हैं, तो थीटा एंगल कितना बनेगा, 0 बनेगा। तो फाई ड्यू टू हम देख लेते हैं कर्व सरफेस, ठीक है। अब मैं इसे कर्व ही लिख रहा हूँ, तो आप पे क्या कितना आएगा, E आएगा, ds आएगा, एंड cos 0 आपका कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। आपको पता है कोई भी अगर हम गॉसियन सरफेस लेते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो यूनिफॉर्म होती है। इसका मतलब E तो कांस्टेंट है, वो आया बाहर, यूनिफॉर्म होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E बाहर आया और आपको इंटीग्रेशन करना है ds का, ठीक है बच्चों। ds मतलब क्या हुआ, ds मतलब सिर्फ इतनी सी बातें हुई कि आप ये छोटे छोटे एरियाज लेते जाओ, कहाँ से लेकर कहाँ तक, P से स्टार्ट करो लेना, ऐसे 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 और Q तक जाओ। तो हम ऐसे 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 काट काट के ds वाले सारे यहाँ तक जोड़ देंगे। बच्चों हमने ये पूरी बॉडी में लिए हैं ds ऐसे, तो हमने पहले भी पढ़ा था वर्क एनर्जी एंड पावर में क्लास 11th में, ds का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो बड़ा भाई आएगा। और आज के केस में बड़ा भाई क्या है, कर्व सरफेस है, मतलब यहाँ से लेकर P से शुरू होके Q पे ख़त्म जो हो रहा है पूरा कर्व एरिया वो आपका ds होगा। और आपको पता होना चाहिए मेंसुरेशन से कि जो कर्व सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का वो कितना होता है, तो इट इज़ 2 पाई आर एच, 2 पाई आर और h इज़ द लेंथ या हाइट। आज हमने लेंथ या हाइट कितनी ली है, l ली है, ठीक है। तो मैं बस आपसे इतना कहना चाह रहा था कि यहाँ पे जो आपका ds है तो वो ds आपका कुछ और नहीं होगा, वो ds होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर और जो भी आपने हाइट या लेंथ ली है। तो आज मैंने हाइट या लेंथ कितनी ली है, l ली है, तो E इंटू 2 पाई आर एल मुझ पे आ गया। ये इसको मैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन मान लूँगा, ठीक है, इसको मैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन मान लूँगा। ओके, देन इसके बाद हमें क्या करना है, हम ये देखेंगे यूजिंग अगर मैं एम्पियर सर्किटल लॉ लगाऊं, ठीक है, या एक काम करते हैं अब ये डायग्राम को हटा ही देते हैं, अब डायग्राम किसी काम का नहीं है और ऊपर बनाते हैं। तो अगर हम ये देखें, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, इसके बाद हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हम यूज़ करें एम्पियर सर्किटल लॉ, सॉरी एम्पियर सर्किटल लॉ क्यों, गॉस थ्योरम, अगर हम गॉसिस थ्योरम यूज़ करें तो गॉसिस थ्योरम ये बोलती है कि अगर कहीं फाई एग्जिस्ट करता है, जैसे यहाँ फाई एंड में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, एंड्स के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, कर्व सरफेस में एग्जिस्ट कर रहा है, उसे मैंने फाई कर्व बोला है। तो फाई कर्व का एक फार्मूला ये भी होगा कि टोटल चार्ज जो आपका है Q और नीचे कितना एप्सिलन नॉट। बच्चों इसे फर्स्ट इक्वेशन मानो और Q की वैल्यू यहाँ से बताओ कितनी है। Q की वैल्यू क्या होगी, L डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई आएगा, तो Q की वैल्यू होगी लैम्डा L और नीचे कितना रहेगा, एप्सिलन नॉट रहेगा। Q की वैल्यू कितनी है, लैम्डा L, तो लैम्डा L बाई एप्सिलन नॉट, या आप सेकेंड इक्वेशन मान लो। और दोनों सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही चीज़ है, तो इक्वेटिंग कर दो आप फर्स्ट को किससे, सेकंड से। फर्स्ट को जब आप सेकंड से इक्वेट करोगे तो फर्स्ट है आपका E इंटू 2 पाई आर एल और ये है आपका लैम्डा L बाई एप्सिलन नॉट, L से L कैंसिल होगा, E हमें चाहिए तो E यहीं रहने दो, लैम्डा अपनी जगह, एप्सिलन नॉट अपनी जगह, 2 पाई आर नीचे आया, तो देखिए 2 पाई और R भी नीचे आएगा तो उसे ऐसे लिख दूंगा, तो E इज इक्वल टू लैम्डा अपनी जगह, एप्सिलन नॉट अपनी जगह, 2 पाई आर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई और यही हमें चाहिए थी, E इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलन नॉट आर, आ जा गई हम पे ये, ठीक है, E इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलन नॉट आर आ गई। अब मैं बस दो चीज़ें बताना चाहूँगा कि क्या होता है, हमने तो यहाँ पे बस एक ही चीज़ देखी कि पॉजिटिव से कैसी आती है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम ये देखना चाहेंगे अगर नेगेटिव होता तो क्या होता। देखो पॉजिटिव के लिए दूर जाती है मतलब आउटवर्ड जाएगी, और नेगेटिव के लिए पास आएगी मतलब इनवर्ड आएगी। तो वो सारी चीज़ें डिपेंड करती है लैम्डा पे, ठीक है, कि अगर लैम्डा ग्रेटर देन 0 हुआ, केसेस लिख लो, स्पेशल केसेस हैं कि अगर लैम्डा जो है आपका 0 से ज़्यादा हुआ, तो अगर लैम्डा 0 से आपका ज़्यादा हुआ तो वो तो तभी होगा, देखो लेंथ 0 से ज़्यादा तो हमेशा ही होगी, है ना।
लैम्डा 0 से ज़्यादा कब हो सकता है? देखो लेंथ में तो कोई दो राय नहीं है, लेंथ तो हमेशा 0 से ज़्यादा ही होगी। चार्ज पे डिपेंड करेगा मेनली, लेंथ पे तो करेगा नहीं। तो लैम्डा 0 से ज़्यादा तब होगा जब चार्ज भी क्या हो, 0 से ज़्यादा हो। और जब चार्ज 0 से ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव मतलब आप इस चीज़ को लिखोगे बाहर को निकलेगी, और बाहर को कैसे निकल रही है? कर्व के अलॉन्ग, या जो आपने आर बनाया था उसके अलॉन्ग जा रही है ना। देखो आर भी आपका ऐसे ही था, जो आपने आर लिया वो भी आपका ऐसे ही था, और ये भी आपका कहाँ जा रहा है? बाहर जा रहा है, ठीक है। तो आप लिखोगे रेडियस के अलॉन्ग, है ना, आर के अलॉन्ग। तो रेडियली जा रहा है वो, रेडियस के अलॉन्ग आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, है ना, बाहर को जा रहा है। और अगर लैम्डा लेस देन 0 हुआ तो चार्ज भी लेस देन 0 होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी नेगेटिव होगी, और ये जाएगी आपकी रेडियस के अलॉन्ग ही, जो आर बनाया था उसके अलॉन्ग ही इनवर्ड आएगी, अंदर की तरफ, ये चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी डेरिवेशन ख़त्म होती हुई है। आंखें पैनी रखो, कुछ मिट रहा है तो कुछ लिखा भी जा रहा है, ठीक है। थैंक यू। ओके, जो हमारा अब दूसरा केस है वो अब हम शेल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। शेल के बारे में अब दूसरा केस पढ़ा जाएगा, ठीक है। शेल में जर्नली 3 केस अराइज होते हैं, ठीक है, क्योंकि हम पे 3 रीजन होते हैं शेल में, तो 3 केसेस अराइज होंगे। तो पहले तो हम हेडिंग लिख लेते हैं। तो हेडिंग है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल होगा, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें निकालनी है। शेल क्या चीज़ होती है? जो अंदर से खोखली हो। जैसे कॉस्को की बॉल लेते हो या प्लास्टिक की बॉल लेते हो, तो बाहर से तो वो सॉलिड है पर अंदर से वो कैसी है? खोखली है। तो वैसी, ठीक है, एग के जैसा नहीं, एग भरा होता है ना। तो हमें शेल लेना है, शेल जैसे अंदर से खोखला हो, ठीक है। तो खोखला मतलब अंदर उसमें फ्री स्पेस होगा, वैक्यूम। तो अंदर तो कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। चार्ज को एग्जिस्ट करने के लिए भी मैटर की ज़रूरत होती है, और अंदर फ्री स्पेस है तो वहाँ पे चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पे सबसे बड़ा हम अजम्पशन ये लेंगे कि जो अंदर एयर भी होगी अगर, तो वो एयर जो होगी वो आपकी डैम्प होनी चाहिए, डैम्प या ड्राई होनी चाहिए। मॉइस्चर नहीं होना चाहिए उसमें, क्योंकि अगर उसमें मॉइस्चर होगा तो उसमें चार्ज आएगा, ठीक है। तो हम ये एक्सपेरिमेंट को फिर सक्सेसफुली नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे जो अंदर एयर होगी वो ड्राई होनी चाहिए या डैम्प होनी चाहिए, ठीक है, या फ्री स्पेस या वैक्यूम होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, ये हम पे टॉपिक है। अच्छा, अगर मैं कोई शेल बनाऊँ, जैसे ये है, बाहर से तो सॉलिड है, अंदर से खोखला है, तो इसमें 3 तरह की गॉसियन सरफेस बन सकती है। एक तो देखिए बाहर बन सकती है, एक बिल्कुल सरफेस में बन सकती है, और एक अंदर बन सकती है। 3 केसेस अराइज होंगे, एक आउटसाइड द शेल, एक इन द शेल, और एक विद इन द शेल या इनसाइड द शेल। बाहर सरफेस में, सतह में, और अंदर विद इन या इनसाइड। तो पहले हम देखते हैं कुछ चीज़ें जो यहाँ लिखनी पड़ेगी। शेल एक 2 डायमेंशनल फिगर है, क्योंकि शेल का हम एरिया निकालेंगे मेजरली, डोमिनेंट तो उसका एरिया है, वॉल्यूम होगी नहीं इतनी, क्योंकि खाली स्पेस अंदर है ना, सॉलिड फिगर नहीं है तो वैसे 2D फिगर है, पर यहाँ पे हम एरिया पे जोड़ देंगे, है ना। हम यहाँ पे वही डायमेंशन पे जोड़ दे रहे हैं जहाँ पे चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है ना। ये तो अंदर नहीं एग्जिस्ट करेगा इसलिए नहीं ले रहे हैं। तो पहले हम लिखेंगे कंसिडर स्फेरिकल शेल। एक स्फेरिकल शेल कंसिडर करते हैं, और गॉसियन सरफेस का रेडियस क्योंकि हमेशा ही आपको स्मॉल r लेना है, तो शेल का आप कैपिटल R ले लो। तो कंसिडर स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस कैपिटल R, कैपिटल R रेडियस ले लो, सेंटर इसका O ले लो। रेडियस कैपिटल R ले लिया, सेंटर आपने O ले लिया, एंड सरफेस, क्योंकि सरफेस यहाँ डोमिनेटिंग है, सरफेस में ही चार्ज ज़्यादा होगा एज़ कंपेरिजन टू वॉल्यूम या विद इन द बॉडी या बल्क में। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी सिग्मा मान लो, और सिग्मा क्या होता है बेटा? चार्ज अपन एरिया होता है। तो चार्ज इसका मान लिया आपने Q, ठीक है, चार्ज Q मान लिया, सिग्मा है ये, सिग्मा का सिंबल है, चार्ज और एरिया
और बच्चों आपका एरिया कितना होगा, तो एरिया आपको पता होना चाहिए कि स्फेरिकल शेल का कितना होगा या स्फेयर का कितना होगा। देखिए शेल मान रहे हैं तो यहाँ पे थिकनेस इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो आप एरिया आपको पता ही है स्फेयर का कितना होता है, 4 पाई रेडियस का स्क्वायर होता है। ये कैपिटल आर क्यों लिखा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि डेंसिटी एक इमेजिनरी टर्म नहीं हो सकती, रियल टर्म होगी, तो रियल चीज़ का ही रेडियस लेंगे। रियल चीज़ यहाँ कौन है, शेल है। इमेजिनरी थिंग कौन है, गॉसियन सरफेस जिसका रेडियस क्या होता है, स्मॉल आर, वो नहीं लेंगे यहाँ, ठीक है। तो इतनी बातें थी। तो केस 1 अगर हम देखें तो केस 1 हमारा होगा कि जब गॉसियन सरफेस बाहर होगी और हमें बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी, ठीक है। तो केस 1 ये है हम पे, तो हम लिखेंगे केस 1। केस फर्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल। जब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड शेल के कहाँ होगी, बाहर होगी। ये हम पे पहला केस है। तब हम एक काम करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं और उसी को रेफरेंस मान के बाकी चीज़ें करेंगे। तो पहले एक शेल बनाया हमने, यहाँ पे एक शेल हो गया, इसका सेंटर हमने मान लिया O, ओके, एंड इसका रेडियस हमने मान लिया कैपिटल R, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी और इसकी सरफेस पे हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया। चार्ज हमेशा सरफेस में ही रिजाइड करता है, आप लोगों को पता ही है। तो हमने इसके सरफेस में पॉजिटिव चार्ज दे दिया, कैसे भी दिया उससे मतलब नहीं है, इंडक्शन कंडक्शन किसी से भी दो। अब देखिए इसके चारों तरफ इस रूम से भी बड़ा रीजन है जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, पर इतना हम पे टाइम भी नहीं है और ये बहुत एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाएगी। तो हमको इसके चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस बनानी होगी। और वो गॉसियन सरफेस कैसी होगी, क्योंकि अगर स्फेयर है तो गॉसियन सरफेस भी कैसी होगी, स्फेरिकल होगी। तो हमने यहाँ पे एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बना ली, ठीक है। और उस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस में हम कहीं तो एक छोटी सी सरफेस काटेंगे, P पॉइंट पे एक छोटी सी सरफेस काटेंगे जिसका एरिया एलिमेंटल कितना होगा, ds होगा। और इसका इमीडिएट नॉर्मल मेरा ऐसे बना, ठीक है, n कैप। अब आपको पता ही चल गया हमेशा 0 ही लेना होता है, 90 नहीं ले सकते। और मैंने मान लिया इस गॉसियन सरफेस का सेंटर से डिस्टेंस r है, क्योंकि गॉसियन सरफेस का तो हमेशा स्मॉल r होगा, जो भी बॉडी होगी उसका कैपिटल R लेना, ठीक है। अब आप देखिए पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाती है, दूर जाती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कुछ ऐसी निकलेगी। तो थोड़ा हम इसे ऐसा बना लेते हैं, ये ऐसा, ये हमारा n कैप हो गया, ठीक है। और यहाँ से लेकर, ये मैं ऐसे दिखा देता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा स्मॉल r हो गया। इतना हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक ही मान लो आप लोग, यहाँ तक आपका स्मॉल r हो जाएगा, इतना। बस ये देख लो गॉसियन सरफेस शुरू यहाँ से हो रही है और ख़त्म हो पे होगी, तो r रेडियस इतना हो गया स्मॉल r। और जो हमारा शेल है वो शुरू यहाँ से होगा और ख़त्म यहाँ पे हो रहा है, तो कैपिटल R ये हो गया। अब देखें नॉर्मल वेक्टर मेरा ये हो गया और पॉजिटिव से भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकलेगी, बाहर ही निकलेगी। तो हमें पता चल गया कि E वेक्टर और n कैप जो है P पॉइंट के लिए या ds एरिया के लिए कैसे हैं, पैरेलल हैं या अलोंग बोल सकते हो। तो यहाँ पे एंगल कितना बना बच्चों, जब पैरेलल या अलोंग होता है तो एंगल बना आपका 0 डिग्री। तो यहीं से हमें पता चला कि बाहर हमारा E जो है n कैप के पैरेलल है, तो थीटा एंगल कितना बनेगा, 0 बनेगा। इतनी बातें क्लियर है, थीटा एंगल आपका बना 0। चलिए अगर आपको इतना पता चल गया है तो अगर हम एक काम करें, पहले हम देखते हैं फ्लक्स कितना बना, ठीक है। किस पॉइंट पे हम निकालना चाह रहे हैं फ्लक्स को, P पॉइंट पे, तो फाई एट P। पहले वाले डेरिवेशन में भी आप लिख सकते थे। तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है इंटीग्रल सरफेस E डॉट ds, ठीक है, यही होता है। और जब डॉट हटेगा तो कॉस आएगा। और एंगल आप देखो P पॉइंट पे एंगल कितना है, E और N के बीच में 0, तो यहाँ लिखेंगे कॉस 0। कॉस 0 बच्चे आपका होगा 1। कॉस 0 आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। कॉस 0 जैसे आपका 1 हो गया। दूसरा आपको ये पता है कि गॉसियन सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म या कांस्टेंट होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप बाहर निकालोगे, ठीक है। तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाला, ds आपका यहीं है और cos 0 आपका बन गया 1। जैसे हमने पहले करा था कि जो ds है एरिया है ना,
अब आप ऐसे बहुत सारे काट लो, यहाँ पे काट लिए, फिर थोड़ा अंदर जाओ मतलब इससे और इसके और इसके बीच में जितने भी आप ds काटोगे एक जैसे, वो आपको पूरा एरिया दे देंगे। तो आपको पता होना चाहिए स्पेयर का एरिया कितना होता है। तो बच्चों इट इज़ 4πr²। पर इस बार हम कैपिटल R नहीं लेंगे, इस बार हम स्मॉल r लेंगे। स्मॉल r क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी निकाल रहे हैं या कहाँ निकाल रहे हैं? गॉसियन सरफेस पे निकाल रहे हैं, इसलिए हम स्मॉल r लेंगे। गॉस थ्योरम किस पे लगती है? गॉसियन सरफेस पे लगती है। तो अगर गॉस थ्योरम जो है गॉसियन सरफेस पे लग रही है तो हमें रेडियस भी स्मॉल r ही लेना पड़ेगा। तो जो आपका 5p है वो आपका आ जाएगा e इंटू ds कितना आया? 4π, और गॉसियन का रेडियस r है तो 4πr²। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। अब लगाएंगे गॉस लॉ, गॉसिस थ्योरम या गॉस लॉ आप अगर लगाओ तो आपको ये पता है कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो होगी टोटल चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ट्रेंड पकड़ो, वहाँ क्या करी थी? क्यू की जगह कुछ डाला था डेंसिटी वाला, तो यहाँ पे भी क्यू की जगह डेंसिटी वाला डालेंगे। तो स्मॉल क्यू की जगह देखिए कितना आया? सिग्मा इंटू 4πr²। पर आज ऐसा मत करना, करोगे ऐसे ही रहने दो, है ना। अभी नहीं कर सकते ये, बताओ क्यों नहीं कर सकते? इसके पीछे एक छोटा सा रीज़न है। आज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये चीज़ सिग्मा हम तब लगा सकते हैं जब हम यहाँ शेल का जिक्र करें। अभी तक हमने शेल के बारे में यहाँ कुछ डिस्क्राइब नहीं करा। अभी तक हम गॉसियन सरफेस के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं बाहर की साइड, आउटसाइड। पर जैसे ये गॉसियन सरफेस इस सरफेस के साथ कोइंसाइड कर जाएगी, मतलब विद इन दी सरफेस आ जाएगी, मतलब दोनों चीज़ें एक ही बन जाएंगी। अब शेल की भी बाउंड्री एक हो गई और गॉसियन सरफेस की भी बाउंड्री वही है, तब हम डेंसिटी लगाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा वेट करो, जब तक हम सरफेस में ना आ जाएं तो डेंसिटी मत लगाना, है ना। डेंसिटी तभी लगाएंगे जब सरफेस का जिक्र होगा। तो इसे पहला मान लिया और इसे सिर्फ दूसरा मान लिया, कोई मॉडिफिकेशन नहीं करें। और अगर हम पहले और दूसरे को अगर हम इक्वेट कर दें, फर्स्ट और सेकंड को अगर हम इक्वेट कर दें तो देखते हैं हम पे क्या आ रहा है। अगर हम फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट कर दें तो हम पे आया फर्स्ट से e इंटू 4πr², और यहाँ से आया q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो e चाहिए तो ये 4πr² पूरा नीचे भेज दीजिए। तो e आपका आउटसाइड जो है बाहर का वो आया q ऊपर, एप्सिलॉन नॉट अपनी जगह, और 4πr² नीचे आएगा। तो 4πr² आप एप्सिलॉन नॉट लिखोगे, है ना। 4πr² एप्सिलॉन नॉट। अब मैं इन्हें इंटरचेंज कर रहा हूँ, एप्सिलॉन नॉट पहले लिख रहा हूँ, r² बाद में लिख रहा हूँ। तो e आउटसाइड आपका आ गया q अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r²। यहाँ पे एक गौर देने वाली बात यह है कि जब हम ये सारी चीज़ें कर लिए, अब ये डायग्राम थोड़ा मिटाते हैं और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब हमने प्रूफ ऑफ न्यूटन्स लॉ पढ़ा था पिछली क्लास में, तब भी इतना ही आया था ना, q अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r² ही आया था। और फिर उसके बाद हमने क्या माना था कि एक टेस्ट चार्ज है जो अगर यहाँ पे आएगा तो उस पर फोर्स कितना लगेगा? तो फोर्स लगेगा वही टेस्ट चार्ज Q0 और ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में Q है और वहाँ Q0 है, तो फोर्स इज इक्वल टू QE करेंगे या Q0 E करेंगे तो Q0 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r² आ जाएगा। तो ये और वो एक ही चीज़ है, पर सबसे मेन डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे चार्ज सरफेस में है और वहाँ पे चार्ज हमने कहाँ लिया था? Q, सेंटर में। यहाँ पे चार्ज कहाँ है? सरफेस में है, और वहाँ पे चार्ज क्या लिया था? सेंटर में लिया था। बस इतना फ़र्क था। तो हम ये बोलेंगे E आउटसाइड हेयर, जो हमारी E आउटसाइड आई इज सेम, E outside here is same as the electric field when charge is concentrated at center। जब चार्ज सेंटर में रहता है तब भी इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड आई और आज भी इतनी ही आई। तो ये एक केस हुआ E आउटसाइड। अब इसके बाद दो छोटे छोटे केसेस हैं, वो देखो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, E आउटसाइड आपको समझ में आ गया।
अब हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है। अब आपका क्या होगा, दूसरा केस आएगा और दूसरे केस में आप क्या लिखोगे, यहाँ पे ये चीज़ तो वही चल रही है सारी, ये चीज़। दूसरा केस आपका है सेकंड केस, ई एट द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे ही निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपको वो कहाँ निकालनी है, अब आपको सरफेस पे ही निकालनी है। तो सरफेस के लिए देखिए थोड़ी कोशिश करते हैं बनाने की। तो जैसे ही हम पे अपना शेल हो गया, इसका वही रेडियस आर, और यहीं पे शेल गॉसियन सरफेस भी बनानी पड़ेगी, तो हम ऐसे डॉटेड बना रहे हैं। अब समझ जाना कि यहाँ पे दोनों ही चीज़ें हैं, ठीक है। या थोड़ा इसे अगर मैं वो करूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा हम एक काम करते हैं, चलो इसे ऐसे रहने दो, और इसी के पैरेलल में एक पतली सी लाइन गुजारो ऐसे अपनी बुक में, है ना, कॉपी में पतली सी लाइन, और ज़्यादा गैप मत करना, मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, एक ही हो जाएंगे, एक ही बन जाएंगे, है ना। ऐसी एक पतली सी लाइन बनाना अपनी कॉपी में, है ना, बहुत पतला सा गैप। किसी भी चीज़ से बनाना, कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर लेना, पर प्लीज़ ऐसी ही बनाना, है ना, पतली सी। तो अगर आपने ये बना ली तो अब हम ये मान सकते हैं कि यहीं पे गॉसियन सरफेस जो बाहर है, यहीं पे छोटा सा ds होगा, और यहीं पे रेडियस क्या होगा, कैपिटल R होगा। फिर वही कंडीशन, n भी बाहर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही है, एक ही डायरेक्शन है। थीटा एंगल दोबारा आपका कितना बनेगा, 0 बनेगा। हालांकि सब चीज़ें सेम आएंगी, सब चीज़ें क्या आएंगी, सेम आएंगी। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें ये पता है कि अब हम सरफेस में आ चुके हैं, ये स्मॉल r होगा बच्चों, अब हम सरफेस में आ चुके हैं और हमें ये दिख रहा है डायग्राम से कि स्मॉल r भी और कैपिटल R भी सेम है। देखो आप खुद देखो, मेज़रमेंट जब आप कॉपी में करोगे तो जितना स्मॉल r है उतना ही कैपिटल R है, क्योंकि दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। तो अब दोनों रेडियस क्या होंगे, सेम होंगे। रेडियस ऑफ शेल और रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस क्या होगा, सेम होगा। तो अब हम क्या करेंगे, आपको ये पता था ना E आउटसाइड कितना आया, E आउटसाइड आपका कितना आया था, Q आया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आया था, और क्या आया था, R स्क्वायर आया था, यही आया था। अब हम क्या करेंगे, हमें पता चला कि सरफेस में दो चीज़ें हो सकती हैं। सरफेस जब आ जाती है तो हम दो चीज़ पुट कर सकते हैं। उसमें पहली चीज़ क्या है कि हम स्मॉल r को फिक्स कर दें, मतलब कैपिटल R कर दें, क्योंकि स्मॉल r तो वेरी करेगा। पर अगर हम स्मॉल r को कैपिटल R कर दें तो वो फिक्स हो जाएगा, क्योंकि शेल तो एक गिवन रेडियस का होगा ना, 5 सेंटीमीटर हो सकता है, 10 हो सकता है। तो स्मॉल r को अब हमने फिक्स कर दिया। और दूसरी चीज़ हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि जब हम सरफेस में आ जाएंगे तब हम जाके डेंसिटी यूज़ कर सकते हैं। तो हम Q की जगह कितना लिख सकते हैं, सिग्मा इनटू ये पूरी चीज़ 4 पाई R स्क्वायर, ये हम चीज़ लिख सकते हैं। ये दो चीज़ें हम लिख सकते हैं। जब हम सरफेस में आ जाएंगे तो ये दो चीज़ें लगाएंगे, एक तो हम गॉसियन के रेडियस को फिक्स कर देंगे और दूसरा हम डेंसिटी वाली टर्म लगाएंगे। तो Q की जगह हम सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर लिखते हैं, और ये दोनों ही चीज़ें आप इसमें डाल दो तो आप पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी सरफेस की, ठीक है। निकालनी अलग से ही थोड़ी है, आप इस केस से भी निकालते तो यही आती, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी सरफेस में कितनी आ गई। तो सबसे पहले तो आप एक काम करिए, इस Q की जगह ये चीज़ डालिए। तो Q की जगह आपका आया सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल R का स्क्वायर, ये आ गया। उसके बाद 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आप ऐसे रहने दो, वेरी गुड। एंड देन स्मॉल r स्क्वायर की जगह कैपिटल R का स्क्वायर लिख दो, स्मॉल r की जगह कैपिटल R लिख दो, तो स्क्वायर हो जाएगा। और R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 से 4 भी कैंसिल हो गया, पाई से पाई भी कैंसिल हो गया। तो बच्चों आप लोगों पे बचा सिग्मा ऊपर और एप्सिलॉन नॉट नीचे। अब अगर ये शेल किसी गिवन मटेरियल का होगा, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, मैंगनीन हो गया, तो उसका सिग्मा होगा गिवन या कांस्टेंट। जैसे कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी हर मेटल की अलग अलग होती है, वैसे ही उनकी चार्ज डेंसिटीज़ भी अलग अलग होती है, पर होती फिक्स है। जैसे आप आयरन कहीं से भी उठाओ, इंडिया से उठा लो या कहीं और से उठा लो, एंटार्क्टिका से उठा लो, आयरन की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, सेम होगी। तो सिग्मा सेम होगा, एप्सिलॉन नॉट तो होता ही सेम है। इसका मतलब ये चीज़ हमेशा क्या आएगी, कांस्टेंट फॉर गिवन मेटल। किसी गिवन कंडक्टर के लिए क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी, कांस्टेंट फॉर गिवन कंडक्टर, ये चीज़ है।
तो ये आपका सरफेस का आ गया। तो ई एट सरफेस आप लोग याद रखना कितना है, ई एट सरफेस आपका है सिग्मा बाई एप्सिलन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलन नॉट। ठीक है, ये चीज़ है। शाबाश। बस यहाँ पे वही दो केस कि अगर सिग्मा 0 से ज़्यादा होगा या सिग्मा 0 से कम होगा। सिग्मा अगर 0 से ज़्यादा है तो ई जाएगा रेडियली आउटवर्ड, और सिग्मा अगर 0 से कम है तो रेडियली इनवर्ड, अंदर को आएगा। तो ये दो केस आपको पता होना चाहिए। अगर सिग्मा 0 से ज़्यादा है तो रेडियली आउटवर्ड, और सिग्मा अगर 0 से कम है तो रेडियली इनवर्ड। ठीक है, चलिए आपका लास्ट केस है ई एट दी क्लोज या विसिनिटी ऑफ द सेंटर, या ई विद इन दी शेल। अंदर आपको निकालनी है तो गॉसियन सरफेस आपको अंदर ही माननी पड़ेगी। तो हम ये करेंगे, तीसरी हम चीज़ निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन या इनसाइड द शेल। शेल के अंदर कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये निकाली जाएगी। तब हम क्या करेंगे, ये हमारा शेल हुआ, ठीक है, सेंटर ओ, रेडियस आर, और इसी के अंदर हम एक गॉसियन सरफेस बना लेंगे कंसेंट्रिक, उसका भी सेंटर ओ और उसका रेडियस होगा स्मॉल आर। पर आपको पता है अंदर फ्री स्पेस है। कैसा स्पेस है, फ्री स्पेस। तो ये जो गॉसियन सरफेस है इसमें नेट चार्ज कितना होगा, 0 होगा। नेट चार्ज क्या, कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे सिंस इनसाइड द शेल, इनसाइड द शेल आपकी जो चार्ज है वो 0 है। अब देखिए चार्ज 0 हुआ तो फ्लक्स भी कितना होगा, 0, क्योंकि फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, Q बाई एप्सिलन नॉट। तो ऊपर वाली चीज़ 0 हो गई तो पूरा भी कितना आएगा, 0। और अगर फ्लक्स 0 हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितनी आएगी, 0 आएगी। ठीक है, इसका मेन कारण क्या है, क्योंकि चार्ज डजंट एग्जिस्ट इनसाइड दी फ्री स्पेस या इन दी फ्री स्पेस। ये आपके रीज़न था, इसके लिए आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई, 0 आ गई। क्लियर, शाबाश। बस अब इसमें ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई डेरिवेशन। एक छोटा सा ग्राफ आपको बनाने के लिए आएगा 2 मार्क्स में, अगर आप बना पाओ तो बहुत बढ़िया है। उसमें हम वेरिएशन देखेंगे कि शेल में, इसी डेरिवेशन में इसका हम ग्राफ देखेंगे कि शेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैसे वेरी हुई। ठीक है, तो हम यहाँ ग्राफ बनाएंगे। इधर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और इधर हमारा डिस्टेंस होगा या गॉसियन सरफेस का रेडियस होगा। ठीक है, और शुरुआत करेंगे जब डिस्टेंस बिल्कुल कम था, 0 था। ठीक है, तो हमें स्टार्ट ऐसे करना है कि पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे और सीधा बाहर तक जाएंगे, है ना। तो जब अंदर था तो कितना था, 0 था ना। जब अंदर था तो कितना था, 0 था। तो पहले तो 0 ही रहेगा, 0 0 रहा। अब मान लो यहाँ तक हम सरफेस में आ गए। अब जैसे हम सरफेस में आए, है ना, तो एकदम से कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हुई तो इलेक्ट्रिक फील्ड के सामने क्या बनेगी, सीधी लाइन बन जाएगी, ऐसे, ये ऐसी एक सीधी लाइन बन जाएगी, है ना। क्योंकि आर फिक्स हो जाएगा सरफेस में, स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो गया, तो ये चीज़ तो फिक्स होगी, है ना। ये आर वाली जो एक्सिस है ये तो फिक्स हो जाएगी, क्योंकि स्मॉल आर कितने के बराबर हो गया, कैपिटल आर के, मतलब यहाँ तक चीज़ें कितनी हैं, कैपिटल आर है। तो ये चीज़ तो बढ़ने का सवाल ही नहीं है, ये तो फिक्स रहेगा तो ऊपर ही बढ़ेगा, है ना। और यहाँ पे यहाँ तक हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी निकली सरफेस की, और सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकली, सिग्मा बाई एप्सिलन नॉट। और बेटा उसके बाद तो आपको पता ही है, उसके बाद हम जब बाहर आ जाएंगे तो हमारी इन्वर्सली वेरी करेगी, क्योंकि आपको पता है ई आउटसाइड जो होता है वो होता है आपका Q/4 पाई एप्सिलन नॉट आर स्क्वायर। मतलब कहने की सिर्फ इतनी सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड आर स्क्वायर के इन्वर्स है। तो एक पैराबोलिक ग्राफ आएगा जो आपका ये रहा, है ना, ये, ठीक है, ऐसा पैराबोलिक नहीं है, हाइपरबोलिक ग्राफ है। तो ये आपकी सारी चीज़ें थी। तो देखिए अंदर तो 0 थी, जब तक आर नहीं हुआ तब तक मैक्सिमम नहीं हुई। ठीक है, पहले 0 थी, फिर मैक्सिमम है, फिर घटेगी, फिर दोबारा घटेगी। देखो जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी। तो ये आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है, ये डेरिवेशन भी आपकी ख़त्म होती हुई। थैंक यू।
ओके, तो हम देखेंगे तीसरा केस गॉस लॉ का, कि हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और किसके लिए निकालनी है, नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर। अब यहाँ पे सबसे मेन टर्म है नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग मतलब क्या हुआ कि अगर हमने इसे बाहर अगर पॉजिटिव चार्ज दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि अंदर भी पॉजिटिव चार्ज ही आएगा कंडक्शन की वजह से। मान लो बाहर आपने 5 कूलम दिया तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अंदर भी 5 कूलम ही आए। यहाँ कंडक्शन नहीं लगेगा, यहाँ इंडक्शन लगेगा। नॉन कंडक्टिंग है ना, तो इंडक्शन लगेगा, यहाँ उधार का आएगा, मतलब चार्ज अलग अलग आएंगे। सबसे मेन बात ये है। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर मतलब 3 डायमेंशनल होगा, तो यहाँ सिग्मा नहीं लगेगा, ना लैम्डा लगेगा, रो लगेगा। रो क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है, वो चीज़ यहाँ लगेगी। ठीक है, तो करना शुरू करते हैं। देखिए, पहला केस तो बहुत ही आसान है। केस 1 में आप बाहर निकालोगे, केस 1 होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड। ठीक है, देखते हैं कितनी आएगी। कुछ नहीं, जो पहले आ रही थी वही आएगी, है ना। ज़्यादा इसमें कुछ सोचना नहीं है, बस डायग्राम बनाना और केस 1 लिख लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड। होगा क्या कि जैसे हमने यहाँ अपना सॉलिड स्फीयर बनाया, यहाँ पे सॉलिड स्फीयर हो गया। ठीक है, इसका आपने सेंटर O माना और रेडियस कितना माना, R माना, और इसके बाहर आपने एक गॉसियन सरफेस मान ली। ये आपने बाहर गॉसियन सरफेस मान ली और इसके एक पार्ट आपने ये छोटा सा काटा एलिमेंटल। इसका एरिया ds हो गया, पॉइंट P हो गया, यहाँ तक रेडियस R हो गया, और n कैप भी बाहर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर। तो मतलब इन दोनों के बीच में कैसा है, पैरेलल है। ठीक है, कैसी डायरेक्शन है दोनों की, पैरेलल है। 2 एरो दिखा देना, एक n का और एक e का। तो थीटा एंगल यहाँ पे भी 0 आया। देखिए, बाहर आपने सरफेस में +q चार्ज दे रखा है हर जगह, मतलब ये टोटल चार्ज +q है। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस में इस केस में वही होगा जो पहले हो रहा था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड पहले भी कितनी आई थी, ये आई थी Q/4πε0r²। आज भी उतनी ही आएगी। ठीक है, ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। आउटसाइड आपकी इतनी है। ठीक है, देख लो, स्क्रीनशॉट लो और आगे बढ़ते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो इन दोनों में कैसे रिलेशन हो गया, इन्वर्स हो गया। E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू छोटा r, है ना, r का स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, अब दूसरा केस देखते हैं। सीधा अंदर जाते हैं, सरफेस की बात नहीं करते, क्योंकि आप ये मानो कि जैसा ये सॉलिड स्फीयर डेंसिटी में यहाँ होगा वैसे ही यहाँ भी होगा, वैसे ही सेंटर में भी होगा। हर जगह एक जैसा होगा। आई बात समझ में, हर जगह क्या होगा, एक जैसा होगा, है ना। चलिए, तो इतना है। तो यहाँ पे वो केस नहीं आएगा क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट दी सरफेस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एट दी सरफेस और विद इन द सरफेस सेम ही आएगी। ये चीज़ समझा के रखना अपने को। अब दूसरा केस देखते हैं। तो दूसरा केस है केस 2, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दी सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड एट दी आपकी सरफेस हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड सेम ही होगी, क्योंकि मटेरियल जो है आपका कंटिन्यूस है। मटेरियल क्या है, कंटिन्यूस है, जैसा सरफेस में है वैसा अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक नई चीज़ जोड़ेंगे। यहाँ पे वो क्या चीज़ होगी, देखो सरफेस में तो आपको पता ही है कि स्मॉल r को आपने कैपिटल R लेना है, पर उससे पहले हम इनसाइड निकालेंगे। और एक चीज़ देखेंगे यहाँ पे कि जो हमारी रो होगी, रो मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये जो आपकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी ये होगी क्या, तो चार्ज अपन वॉल्यूम होगी। ठीक है, तो रो होगा क्या, चार्ज आपका Q और वॉल्यूम आपका कितना 4/3 पाई। असली वाली चीज़ क्या है, सॉलिड स्फीयर है, उसकी रेडियस लेनी पड़ेगी, तो 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा आप पे। ठीक है,
तो ये आप बात समझ के रखना अपने पे, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, इतना आपका हो गया। तो अब देखिए एक काम करेंगे यहाँ पे, क्योंकि चार्ज इतना नहीं होगा, चार्ज में कुछ डिफरेंस आएगा, तो अभी के लिए इसे क्यू ना मानो, क्यू डैश मानो, मैं समझाऊंगा क्यों, ठीक है। तो ये चीज़ आप कहीं किनारे लिख लीजिए, जैसे मैं तो इसे यहाँ लिख रहा हूँ, और मैं बताऊंगा कि क्यू डैश क्यों आएगा, है ना। तो आपको ये पता चल गया, ई सरफेस, ई इनसाइड, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब डायग्राम बनाएंगे, और एक चीज़ यहाँ पे लिख लेते हैं कि रो जो होगा वो होगा क्यू डैश अपॉन 4/3 पाई, असली वाली चीज़ आर का क्यूब, ये हमने लिख लिया, ठीक है। ऑप्शनल है वैसे ही है इसी में, है ना। चलिए हम अपना सॉलिड स्फीयर दोबारा बनाते हैं। ये हमने सॉलिड स्फीयर अपना बनाया, यहाँ पे सॉलिड स्फीयर हुआ, और इसके विदिन, क्योंकि हम अंदर वाला देख रहे हैं चार्ज इनसाइड, तो हमने इसके अंदर एक गॉसियन सरफेस बना दी। अब देखिए अगर बाहर चार्ज पहले क्यू था, क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग है तो अब क्यू नहीं होगा, कुछ और ही होगा, तो उसको क्यू डैश मान लो, क्योंकि इंडक्शन की वजह से चार्ज क्या आता है, डिफरेंट आता है। हाँ, क्यू क्यू डैश हो सकता है इनमें इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, सेम हो, पर साइन अपोजिट हो, या हो सकता है मैग्नीट्यूड का भी फ़र्क हो, पर अभी के लिए हम अप्रॉक्सीमेटली मान लेते हैं साइन अपोजिट है ना। तो क्यू डैश मान लिया उसे। अब पूरा तो रेडियस आर होता है, इतना छोटा स्मॉल आर, यहाँ पे सरफेस काटी कितनी, डी एस, मान लिया इसे पी पॉइंट, इसका नॉर्मल भी बाहर, और ई कैप भी कहाँ, बाहर, दोबारा थीटा एंगल कितना आ गया, 0 आ गया। चलता वही है, सिमेट्री होती है यहाँ पे, है ना। चलना सबने ऐसे ही है, ठीक है, अंदर मान लिया। तो ज़रा ई इनसाइड निकाल के देखते हैं कितनी आएगी, है ना। तो हम निकालना चाह रहे हैं ई इनसाइड। तो पहली बात, चार्ज जो है वो डिफरेंट है, चार्ज इज़ डिफरेंट, चार्ज हमारा अलग है। और क्या अलग है, कितना है, क्यू डैश है। गॉस थ्योरम लगाते हैं, गॉसिस थ्योरम लगाते हैं। गॉसिस थ्योरम के हिसाब से जो फ्लक्स होगा इनसाइड, इस बार 0 नहीं होगा, क्योंकि इस बार तो सॉलिड है ना, मटेरियल है अंदर, तो 0 नहीं होगा। इस बार चार्ज को सपोर्ट या रिसाइड कराने के लिए मटेरियल है, तो फ्लक्स इनसाइड एक तो होगा आपका ये ई डी एस, और एंगल कितना है, 0 cos 0, और एक होगा आप में क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। पर आज क्यू क्या बना, क्यू डैश बना। और बेटा क्या आज अंदर एयर है, नहीं, आज तो मटेरियल है ना अंदर, तो एप्सिलॉन नॉट क्यों आएगा। एप्सिलॉन नॉट तो तब आता था जब अंदर क्या होती थी, एयर होती थी या फ्री स्पेस होता था। आज अंदर क्या है, मटेरियल है, तो आज एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, आज एप्सिलॉन ऑफ मीडियम आएगा। आई बात समझ में, आज क्या आएगा, एप्सिलॉन ऑफ मीडियम आएगा। क्लियर है इतनी बातें, बिकॉज अंदर आज सॉलिड है, एयर नहीं है, तो एप्सिलॉन नॉट की जगह कितना आएगा, एप्सिलॉन एम आएगा। क्लियर है इतनी बातें। चलिए तो फिर अब हमें फाई इनसाइड से अब मतलब नहीं है, हमें इन दोनों से मतलब है। मैं इसे ऐसे भी कर सकता था कि फाई इनसाइड इसके बराबर पहली इक्वेशन और फाई इनसाइड उसके बराबर दूसरी इक्वेशन, पर ये पहली इतनी बड़ी डेरिवेशन है तो वो नहीं करा, सीधा इन दोनों को इक्वेट करते हैं। तो ई देखिए बाहर आया, इंटीग्रेशन डी एस बचा, cos 0 आपका हो गया 1, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पे आपको सरफेस और उसमें कुछ घबराना नहीं है, अभी के लिए आप इसे क्यू डैश ही मान लो और इसे एप्सिलॉन एम मान लो। आप मुझे बताओ सरफेस में जब हम आगे हैं या हम इनसाइड आगे हैं, तो अगर हम गॉसियन सरफेस देखें तो उसका रेडियस कितना है, आर है, तो एरिया कितना होगा, गॉसियन सरफेस जो स्पेरिकल है उसका होगा 4 पाई आर स्क्वायर, ये बराबर आ गया क्यू डैश बाई एप्सिलॉन एम के। इतना आया समझ में, क्यू डैश बाई एप्सिलॉन एम के बराबर आ गया। अब इसके बाद कुछ नहीं करना, आपको भी पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, फिर क्यू डैश होगा अपॉन 4 पाई लिखा, 4 पाई नीचे आया, आर स्क्वायर भी नीचे आया, और एप्सिलॉन एम ये रहा, तो आप ये ई आ गया अंदर का, ठीक है, इनसाइड। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आप पे इतनी होगी, क्यू डैश अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन एम आर स्क्वायर, ठीक है। अब इनसाइड का ही एक स्पेशल केस है, क्योंकि यूनिफॉर्म है ना, पर उसे स्पेशल केस में ही गिनो। तो वो स्पेशल केस क्या है देखते हैं, जगह आ रही है तो यहीं कर लेते हैं, हाँ जगह है तो यहीं पे कर लेते हैं।
तो स्पेशल केस जो है अंदर का ही, वो आपका क्या है, वो आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस। तो सरफेस में आप पे 2-3 चीज़ें होती हैं, आप इसे सेकंड इक्वेशन मान लो, उस वाली को फर्स्ट मान लेना। और हम क्या करते हैं, सरफेस में पहली बात तो हम गॉसियन को फिक्स कर देते हैं, रेडियस को r, ठीक है, r बराबर स्मॉल r बराबर कैपिटल R के फिक्स कर दिया। दूसरी बात, हम q डैश की जगह ऊपर से देखिए क्या डाल सकते हैं, q डैश की जगह आएगा रो इनटू ये पूरी चीज़, ये जो पूरी चीज़ है ये रो के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब आएगा। ये चीज़ें आ गई। ये दोनों चीज़ें हम डालेंगे सेकंड में, पुट इन सेकंड। इसे सेकंड में डाल देते हैं और देखते हैं क्या चीज़ आ रही है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ कर लेते हैं। तो देखिए सेकंड से हम पे क्या आया, फ्रॉम सेकंड से हम पे क्या चीज़ आई, देखिए चल रहा था कितना ई, अब हम लिखेंगे उसे सरफेस, आगे बढ़ेंगे क्यू जो था, क्यू डैश था ना, क्यू कितना था, क्यू डैश था ना, यहाँ देखो क्यू डैश ही चल रहा है। क्यू डैश की वैल्यू कितनी है, क्यू डैश की वैल्यू ये वाली है, कितनी है, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ये तो पूरा लिख दिया आपने, क्यू डैश जो था रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, तो रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। और साथ में आपको फिर ये लिखना है पूरी चीज़ 4 पाई एप्सिलन एम आर स्क्वायर। तो आप लिखोगे 4 पाई एप्सिलन एम और क्या लिखोगे बच्चे, आर का स्क्वायर लिखोगे। कुछ कट रहा है, यस, 4 से 4, पाई से पाई, आर स्क्वायर से आर क्यूब कटा, एक पावर बची। तो आप पे क्या बचा, ई एट सरफेस आप पे आया रो, ऊपर देखिए आर बचा, नीचे देखिए 3 बचा, और साथ में आप पे बचा है एप्सिलन एम। तो यहाँ पे सबसे खास ध्यान देने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई आर के, और क्योंकि आर भी फिक्स होगा, ये पूरी चीज़ क्या होगी, फिक्स होगी, मतलब कांस्टेंट होगी। पहले भी कांस्टेंट था सरफेस में और अब भी कितना आया, कांस्टेंट आया। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। ई सरफेस में ऐसा है, ई आउटसाइड कैसा था, याद करो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था आर स्क्वायर के लिए, क्योंकि वो Q/4πε0 आर स्क्वायर ही आया था। तो ई आउटसाइड ऐसा था, और सरफेस में आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया टू दी रेडियस। क्लियर, शाबाश। इसके बाद देखिए हम पे अब जो चीज़ है वो क्या है कि अब हम देखना चाहेंगे, क्योंकि सरफेस हमने देख लिया, आउटसाइड हमने देख लिया, विद इन हमने देख लिया, तो अब सेंटर में देखते हैं कितना है, ठीक, सिंपल सी बात। अब हम देखना चाहेंगे सेंटर में कितना है। तो बच्चों सेंटर में गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना होगा, यार सेंटर में हो कोई गॉसियन सरफेस तो कितनी छोटी होगी ना, तो उसका रेडियस हम नेग्लिजिबल या 0 मान सकते हैं, है ना, सेंटर में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर हम निकालना चाह रहे हैं, तो क्योंकि सेंटर में रेडियस कितना आएगा, 0 आएगा, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी आएगी, 0 आएगी। इन्फिनिट तो नहीं समझ रहे, इन्फिनिट तो नहीं आएगी, आउटसाइड से तो नहीं कंपेयर कर रहे, क्योंकि आउटसाइड में आर जो होता है नीचे आता है, सॉरी यहाँ पे ना है नीचे। बताओ 0 होगी या नहीं होगी, सोचो 0 होगी या नहीं होगी। चलो मैं ही समझा देता हूँ। वो जो सेंटर है वो बॉडी के अंदर ही तो है ना। तो आप मुझे बताओ कि जो आप पे ये चीज़ थी, जो आपकी पिछली बार आई थी, कहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन या इनसाइड, तो आप पे क्या आई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड आप पे आई थी Q'/4 पाई एप्सिलन एम, और साथ में ये क्या था, आर स्क्वायर था। फिर जब आपने इसी इनसाइड को जब आपने वो बनाया था सरफेस, तो आपने Q' की जगह तो ये लिखा था 4/3 पाई आर क्यूब, यही लिखा था। और आपने क्या करा था, आपने r को r से इक्वेट करा था। तो हमने क्या मॉडिफिकेशन करे थे, हमने स्मॉल r की जगह क्या कर दिया था, पुट कैपिटल R, है ना, स्मॉल r की जगह क्या पुट कर दिया था, कैपिटल R। आज ज़रा उल्टा करो, आज आप क्या करो, इस कैपिटल R की जगह स्मॉल r ही लिखो, कैपिटल R की जगह स्मॉल r ही लिखो, एक पावर कैंसिल हो गई। आप बस कुछ और मत देखो, बाकी चीज़ें तो सेम होंगी।
आप ये देखो r ऊपर है या नीचे है अल्टीमेटली, तो r ऊपर है, इसका मतलब ई सरफेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई r के। सरफेस भी इतना ही, विद इन भी इतना ही, और अंदर जाएं बिल्कुल सेंटर में तो ये r वाली चीज़ क्या बन रही है, 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी आएगी, 0 आएगी। ये आपकी यहाँ पे डेरिवेशन ख़त्म होती हुई। चलिए आप एक काम करिए, अब इसके लिए मुझे अब ग्राफ बना के दिखाइए। ग्राफ कैसे बनाना है, यहाँ पे आपका डिस्टेंस होगा फ्रॉम द सेंटर और यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो पहले अंदर से चलते हैं। तो अंदर तो सबसे पहले 0 था, और उसके बाद आपने देखा E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R के, देखा ना आपने, इनसाइड या एट द सरफेस क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था R के। तो ऐसा चलेगा, ऐसा क्यों नहीं चला, जैसे पुराने केस में यूँ था फिर एकदम यूँ हुआ, क्योंकि पहले 0 थी फिर सीधा कांस्टेंट है, जबकि यहाँ क्या है, पहले 0 है उसके बाद लीनियरली बढ़ रही है, E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है। यहाँ पे 0 है, बिल्कुल सेंटर में कितनी है, 0 है। फिर उसके बाद जैसे जैसे हम सरफेस की तरफ जाते रहेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती रहेगी। जैसे ही हम सरफेस में पहुँचेंगे तो आपको पता है E जो है कांस्टेंट हो रहा है, E कांस्टेंट बन गया। कितने के बराबर था, याद करो, 3 था, यस, नहीं 4 था ना, 3 था, हाँ 3m, सॉरी ये था, रो था, r था, बाय एप्सिलन m था, और साथ में क्या था, 3 था, तो रो r बाई 3 एप्सिलन m था। अब ये पूरी चीज़ कांस्टेंट है, किसी गिवन के लिए रो भी सेम होगा। r को अगर आप कैपिटल R लिख लो तो बहुत बढ़िया, r भी फिक्स होगा, एप्सिलन m तो है ही फिक्स, है ना, एप्सिलन पता है ना, परमिटिविटी, और E इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो सरफेस में जैसे हम आए, ये सारी बातें सरफेस की थी, सरफेस में आपकी ये ऊपर वाली चीज़ है, तब तक डायरेक्ट था, और जैसे हम बाहर निकले तो वो पुरानी वाली बात है, E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R² आउटसाइड। ठीक है, तो आपको याद रखना है, यहाँ पे क्या था, सेंटर में 0 थी, फिर जैसे हम सरफेस की तरफ जा रहे तो लीनियरली बढ़ रही, फिर जैसे सरफेस में पहुँचे तो कांस्टेंट होगी, और उसके बाद जो बाहर है तो बाहर तो नॉर्मल रिलेशन चलेगी। तो ऐसा आपका था, इसको देखिए और समझिए। देखिए पीक कब आती है, आपको भी पता है, ये पीक सरफेस में आती है जब स्मॉल r और कैपिटल R क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़ो इसे, थैंक यू। तो हम पे लास्ट 2 केस बचे अब, जिसमें हम इन्फिनाइट शीट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें पहला केस क्या है, पहला केस है एक शीट का, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनाइटली लॉन्ग थिन शीट, या आप अपनी चौथी एप्लीकेशन भी मान सकते हैं कि हमें क्या निकालना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, किसके लिए, एक इन्फिनाइटली लॉन्ग थिन शीट के लिए। अगर आपको याद होगा तो मैंने बोला था शीट के लिए भी हम गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल ही लेंगे। ठीक है, तो एक शीट बनाते हैं। चलिए यहाँ पे एक मैंने शीट बना दी ऐसे। ठीक है, इन्फिनाइट है तो मैं ऐसे बना रहा हूँ, है ना, ये इन्फिनाइट। ठीक है, चलिए थोड़ा बीच में बनानी पड़ेगी, है ना, थोड़ा इधर बनाते हैं ना, यहाँ पे। तो ये हम पे एक इन्फिनाइटली लॉन्ग शीट हो गई। ठीक है, और इसे हमने पॉजिटिव चार्ज दिया। अब क्या करते हैं, इसके लिए गॉसियन सरफेस बनानी है, तो आपको भी पता है गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल ही बनानी पड़ेगी। तो एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाते हैं, ये रही, ये हम पे एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हो गई, ये ऐसे, ये यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हो गई। ठीक है, लेट अस से इसकी पूरी लेंथ 2r है, इतनी फिर r होगी और इतनी भी फिर कितनी होगी, r होगी। क्लियर है, टोटल 2r है, ये है। ठीक है, और हम ये करते हैं कि आप चीज़ ये देखिए कि ये होगी कैसे, है ना। पहले तो मैं नॉर्मल बना लेता हूँ 2-3 जगह, एक ये एंड p, ये वैसी है देखो q, पर पहली डेरिवेशन में इसमें कुछ डिफरेंस है, उल्टा है थोड़ा, है ना। देखो इसका नॉर्मल तो ऐसे निकला बाहर को, n कैप ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक छोटा सा सरफेस काटता हूँ ds। ठीक है,
और इधर से भी एक नॉर्मल बाहर को ही निकला। यहाँ पे एक छोटा सा ds काटते हैं, ये रहा, और ये जो ds है तो इसमें भी नॉर्मल कहाँ निकला, बाहर को ही निकला। ठीक है, चलिए एक नॉर्मल आप ऐसे बना लीजिए ऊपर, है ना, एन कैप बन गया ऊपर नॉर्मल। चलिए बहुत बढ़िया। अब ज़रा समझिए, मैं आपसे कुछ चीज़ पूछूंगा, आप बताओगे। ठीक है, मान लो शीट ऐसे रखी हुई, ठीक है, मान लो शीट ऐसे रखी हुई, ऐसे ये शीट रखी हुई, और यहाँ पे आगे पॉजिटिव चार्ज है। जैसे ये मैंने प्लस बना दिया तो ऐसे ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो आप मुझे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी आगे को, है ना। जबकि पहले केस में क्या था, पहला केस जो आपने देखा था वायर के लिए, उसमें क्योंकि वायर ऐसे लगी थी, पतली सी ना, ऐसे मोड़ के ऐसी थी वायर, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर निकली। जबकि ये शीट ऐसे है, ठीक है, आगे भी इसके पॉजिटिव चार्ज है और पीछे भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, प्लस साइन। तो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी आगे को निकलेगी इधर को, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इधर को निकलेगी। ठीक है, तो इस बार देखिए, आप खुद देखिए, क्योंकि एंड में इस बार ई और एन कैप पैरेलल हो गए, तो इस बार एंड में जीरो नहीं होगा। तो क्या सरफेस में जीरो होगा? यस डियर, सरफेस में जीरो होगा, क्योंकि एक तो देखिए आप, अगर मैं इसको रेफरेंस मानूं तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसे निकल रही है, तो इस बार सरफेस में 90 डिग्री में बन रहा है, या ऐसे निकल सकती है, तो इस बार सरफेस में दोबारा क्या बन गया, एन के साथ ई का 90 डिग्री बन गया। तो पहली बात है हमें ये पता चली, नाउ एट कर्व, इस बार कर्व में है, जबकि पहले केस में कर्व में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं थी, यहाँ कर्व में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। पहले केस में एंड में इलेक्ट्रिक फील्ड या फ्लक्स जीरो था, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे एंड में एग्जिस्ट कर रहा है, उल्टा केस है। तो एट कर्व अगर हम देखें कर्व में, तो कर्व में E और एन कैप जो हैं परपेंडिकुलर हैं। देखिए कर्व में यहाँ E ऐसे एन ऊपर, E ऐसे एन ऊपर, या E ऐसे एन ऊपर परपेंडिकुलर है। थीटा एंगल आपका कितना बनेगा, 90, और कॉस 90 जीरो होगा, तो फ्लक्स भी आपका कर्व में कितना आएगा, जीरो आएगा। फ्लक्स कर्व में कितना आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, अब ये है तो एंड्स में एग्जिस्ट करेगा, तो हम बोलेंगे एट एंड्स P एंड Q, P एंड Q, दो एंड हैं P और Q, ठीक है, उनमें E और N कैप क्या है, पैरेलल है, तो थीटा एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। ठीक है, 0 डिग्री बनेगा। अब जरा मैं आपको थोड़ी चीज़ें बताना चाहता हूँ। अगर आप खुद देखिए, क्योंकि हम पे ये जो है इसके आगे भी गॉसियन सरफेस है, और ये जो है इसके पीछे भी गॉसियन सरफेस है, आगे भी गॉसियन सरफेस है और पीछे भी गॉसियन सरफेस है। आप खुद देखिए, आगे भी एक ds है और पीछे भी एक क्या है, ds है, दो गॉसियन सरफेस हैं, फ्रंट में और बैक में। तो इसका मतलब हमारे दो फ्लक्स निकलेंगे, एक ऐसे अगर सरफेस है तो इससे आगे, और इस सरफेस से पीछे। हालांकि जाई दोनों से बाहर ही रहेंगे, बाहर ही जाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है जो आपको ये नीला दिख रहा है, तो इससे भी बाहर को जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और पीछे भी पॉजिटिव चार्ज है तो इससे भी बाहर को जाएगी। हमने शीट के दोनों साइड पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, ये कहना गलत होगा, शीट में पॉजिटिव चार्ज दिया और वो दोनों जगह क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये कहना सही होगा ज़्यादा। ठीक है, एट एंड्स P एंड Q, E इज पैरेलल टू एन कैप, थीटा इज इक्वल टू 0। तो आप अगर फाई टोटल निकालो तो फाई टोटल क्या होगा, देखिए इसके राइट साइड को मैं फ्रंट मान रहा हूँ और लेफ्ट साइड को मैं बैक मान रहा हूँ। इसके ये जो किताब है इसके राइट साइड को मैं फ्रंट मान रहा हूँ, ये फ्रंट है हमारा, और पीछे वाली साइड को मैं क्या मान रहा हूँ, बैक मान रहा हूँ, फ्रंट और बैक। तो फाई टोटल होगा फाई फ्रंट प्लस फाई बैक। बच्चों फाई का फॉर्मूला लिखते हैं, क्योंकि गॉसियन सरफेस तो एक ही है, देख तो आप रहे हो उसे बैक और फ्रंट से, गॉसियन सरफेस तो एक ही है। और गॉसियन सरफेस का क्या था, सिंपल सी बात थी कि गॉसियन सरफेस में जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी
वो हर पॉइंट पे क्या होगी, सेम होगी। तो फ्रंट में भी सेम होगी, बैक में भी सेम होगी। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से लिखते हैं फाई कितना होगा फ्रंट का, तो इंटीग्रेशन बनाया, ई लिखा, ds लिखा, ई डॉट ds लिखा। ऐसे ही बैक का भी होगा, ई लिखा, डॉट लिखा, ds लिखा, ये है, ई लिखा, डॉट लिखा और ds लिखा। दोनों एक ही तो गॉसियन सरफेस है, फ्रंट बैक तो आप देख रहे हो। तो ई डॉट ds फ्रंट का और ई डॉट ds बैक का, तो कुल मिला के हुआ 2 टाइम्स ऑफ ई डॉट ds। दो चीज़ जब सेम हो ऐड होती है तो 2 टाइम्स आ जाता है। अब बस मैं एक चीज़ यहाँ जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि ये एक सरफेस है, तो इस सरफेस में कुछ सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। वो कितनी होगी तो देख लेते हैं। तो क्यों ना हम सिग्मा मान लें, सिग्मा ही हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है और सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया। आपने एरिया कितना माना मुझे नहीं पता कि इस सरफेस का कितना है, तो मैं तो इसे थोड़ी देर के लिए ds मान लेता हूँ। सिग्मा हो गया चार्ज अपॉन ds, चार्ज अपॉन एरिया, q अपॉन ds मान लिया। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या हुआ वो मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, इतना आ गया आप पे। इसे आप फर्स्ट इक्वेशन मान लो, फाई टोटल यहाँ से आपका कितना आया, 2 टाइम्स ऑफ ई डॉट ds आया। ठीक है, और इसको अगर आप एक्सटेंड करना चाहते हो तो कर लो। 2 देखिए, ई ds और डॉट मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 है, तो cos 0, cos 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ई कहाँ आएगा, बाहर आएगा। तो कुल मिला के फाई जो आपका टोटल है, टी लिख लेता हूँ टोटल को, उसमें क्या हुआ, 2 तो बाहर था ही, ई क्योंकि यूनिफॉर्म है गॉसियन सरफेस का तो बाहर आया, ds अंदर ही रहा और cos 0 आपका कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, cos 0 आपका 1 हो गया, ds आपका अंदर ही रहा। अब मुझे नहीं पता ds कितना है, तो मैं एक काम करता हूँ, ds का इंटीग्रेशन s ही मान लेता हूँ। तो यहाँ से आया 2es, कितना आया, 2es आया। ds का इंटीग्रेशन मैंने कितना मान लिया, s मान लिया। ऐसे ही यहाँ पे भी इसलिए रुका था मैं, सिग्मा होता है चार्ज अपॉन टोटल एरिया, तो टोटल एरिया मैंने मान लिया। छोटे से एलिमेंट है ds का इंटीग्रेशन, तो इसे लिखेंगे q बाई s। ठीक है, दोबारा समझ लेना पूरी तरीके से। गॉस थ्योरम लगाते हैं। गॉस थ्योरम के हिसाब से फ्लक्स दो तरीके का, जो टोटल फ्लक्स होगा उसे दो तरीके से बोल सकते हैं। एक तो यही चीज़ क्या, 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन, ये पूरी चीज़ 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस 0, जो आपका ये बना 2es, और एक बच्चे आपका गॉस थ्योरम से होता है q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये पता है ना ये चीज़ क्या है, ये चीज़ है 2 इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस 0, जो अल्टीमेटली ये बन गया 2es, और यहाँ पे है q बाई एप्सिलॉन नॉट तो होता ही है। तो इससे तो कोई मतलब नहीं, अब ये 2es है अपने पे, q है, q की जगह बेटा यहाँ से कितना, क्योंकि आपको पता ही है चेंज करते ही हैं हम डेंसिटी में, तो q कितना है, सिग्मा s है, तो q हुआ सिग्मा s, यहाँ पे हुआ एप्सिलॉन नॉट। q की वैल्यू बच्चों कितनी डाल दी, सिग्मा इंटू एस डाल दी, एस से एस कैंसिल, 2e आपका आया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, e की वैल्यू आई आपकी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिंगल शीट के लिए, एक शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आएगी। स्पेशल केसेस वही हैं, सिग्मा अगर 0 से ज़्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, और ई अगर 0 से कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड। क्लियर, शाबाश। अगर आपको ये ठीक से समझ में आ गया तो अब हम 2 शीट्स का करेंगे। ठीक है, 2 शीट्स का, और देखेंगे 2 शीट्स का क्या है। 2 इन्फिनिटली लॉन्ग देखेंगे थिन शीट्स। आप बस ये याद रखना कि एक शीट का कितना आया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आया। तो 2 इन्फिनाइट लॉन्ग थिन शीट्स के बारे में हम बात करेंगे। 2 इन्फिनाइटली लॉन्ग थिन शीट्स लेंगे और उसमें हम देखेंगे कितना आएगा। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड सिंगल शीट का पता होना चाहिए कितना होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिंगल शीट का इतना होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। चलिए शुरू करते हैं। 2 शीट लेते हैं। 2 शीट हमने ली, ये ऐसे,
ठीक है, इन्फानाइट। एक और शीट यहाँ बनाई है ना, 2 शीट बनाई, ये हमने 2 शीट बना ली है ना बेटा। दोनों शीट के लिए अभी के लिए हम अलग अलग शीट मानते हैं। तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी में सिग्मा 1 मान लेता हूँ और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 मान लेता हूँ, और ऐसा मान के चलते हैं कि सिग्मा 1 इज़ ग्रेटर देन सिग्मा 2 और दोनों आपके 0 से ज़्यादा होंगे। सिग्मा 1 सिग्मा 2 दोनों 0 से ज़्यादा होंगे और सिग्मा 1 सिग्मा 2 से ज़्यादा होगा। दोनों को हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया ऐसे। अब कुल मिला के देखिए रीजन कितने बने हैं ना, रीजन कितने बने मैं एक ही किताब से समझाऊंगा। एक शीट ये रही और दूसरी शीट ये रही है ना, 2 शीट से 3 रीजन बने। देखो एक तो बीच का बना, एक सिग्मा 1 के सामने का, शीट 1 के सामने का, शीट 1 के सामने का, शीट 2 के पीछे का या इधर का और बीच का। 3 रीजन हम पे हैं, पहला रीजन, दूसरा रीजन और तीसरा रीजन। 3 रीजन है आप पे है ना, इस शीट 1 के सामने का, शीट 2 के पीछे का और इन दोनों के बीच का। शीट आप ऐसे मत समझना कि लेटी हुई है, खड़ी होगी शीट ऐसे, ठीक है, ऐसे होगी। आपको एक के लिए पता है कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, तो मैं एक काम करता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड पहली लिख लेते हैं कितनी होगी। तो पहली क्या होगी आपको पता है, एक शीट, अगर एक शीट देखे तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, पर पहली शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है तो हम लिखेंगे सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और ऐसे ही दूसरी शीट की हो जाएगी आपकी सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। हम पे ये हो गया, एक है सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और दूसरी है सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आप पे 3 है। अब बस मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आप हमेशा राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव माने करो। तो हम राइट डायरेक्शन को यहाँ पे राइट को प्लस मानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और लेफ्ट को माइनस मानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। चलिए पहला केस देखिए। पहला केस मतलब ये शीट है, जैसे ये शीट हमने ऐसे रखी हुई, ठीक है। तो इस शीट के लिए क्योंकि इधर भी पॉजिटिव होगा और पीछे भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और अगर इस शीट जिसका नाम 1 है, जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, अगर उसके दोनों साइड में पॉजिटिव हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से कहाँ जाती है, दूर जाती है। तो ज़रा ये वाइट पोर्शन पे गौर देना। अगर ये शीट ऐसे रखी हुई तो E1 जाएगा इससे दूर, मतलब E1 निकल रहा होगा इधर की साइड। ये आपका हो जाएगा E1 वाइट के लिए। अब ज़रा ब्लू के लिए देखो, ये ब्लू के लिए देखो तो ब्लू का पॉजिटिव इस साइड डायरेक्ट है, तो ब्लू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे की साइड निकलेगी। तो एक बार आगे और एक बार पीछे आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड E1। क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए अब तीसरे के लिए देखिए। तीसरे में भी यही, एक वाइट पोर्शन एक ब्लू पोर्शन। तो तीसरे का जो वाइट पोर्शन है उसका पॉजिटिव इधर है, आपकी साइड कैमरे की साइड इधर है और मेरी साइड इधर है। तो पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी बाहर को। तो शीट है 2, सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 2, इलेक्ट्रिक फील्ड है E2, इलेक्ट्रिक फील्ड है E2। तो E2 अगर पॉजिटिव आपको वाइट का ऐसे दिख रहा है तो एक E2 निकलेगा इधर की साइड, तो एक E2 निकला आपका इधर की साइड, ठीक है। अब ब्लू पोर्शन देखो, कैमरे में मेरा ऐसा है, तो ब्लू पोर्शन का पॉजिटिव इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी इधर की साइड, लेफ्ट की साइड। तो E2 निकला ऐसे, ठीक है, E2 आपका निकला ऐसे। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो E1 जो है, जब ये यहाँ थी तो आगे भी तो बढ़ेगी, E1 जो है आगे भी तो बढ़ेगी। तो कभी ना कभी ये जो E1 है इधर भी पहुँचेगी, इसका मतलब ये E1 इधर भी पहुँचेगी, ऐसे पहुँची। ऐसे देखिए ये जो E2 है ये जब इधर को निकली है तो कभी ना कभी शीट 1 तक भी पहुँचेगी, इसका मतलब इधर भी पहुँचेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बाउंड्री थोड़ी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की पहुँच जाती है ऐसे। तो जनरली आप पे 3 केस आ गए। अब आपको ये देखना है कि आपने क्या डायरेक्शन पॉजिटिव मानी थी और क्या डायरेक्शन नेगेटिव मानी थी। मैं एक बार दोबारा बता दूं, जैसे यहाँ पे शीट है E1, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर निकलेगी जो कि ये रही, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे निकलेगी जो कि ये रही। ऐसी E2 है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर निकलेगी E2 और एक आगे को निकलेगी E2। अब जो E2 यहाँ है वो आगे भी पहुँचेगा तो ये रहा, और E1 यहाँ है वो आगे भी पहुँचेगा जो ये रहा,
ठीक है। आपने क्या डायरेक्शन पॉजिटिव मानी थी, राइट पॉजिटिव मानी थी, इसका मतलब ये भी प्लस, E2 भी प्लस और E1 भी आपका कितना प्लस। आपने लेफ्ट क्या मानी, नेगेटिव, इसका मतलब E1 भी नेगेटिव और E2 भी नेगेटिव। आपने राइट पॉजिटिव मानी, इसका मतलब E1 भी पॉजिटिव और E2 भी पॉजिटिव, और आपने लेफ्ट नेगेटिव मानी, इसका मतलब E1 भी नेगेटिव और E2 भी नेगेटिव। अब जरा ये देखो, बीच में है थोड़ी दिक्कत, जो इस साइड जा रहा होगा राइट की साइड वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो जरा देख के बताओ E1 और E2 में से राइट की साइड कौन जा रहा है, तो E1 जा रहा है देखो राइट की साइड, तो E1 आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और जो इस रीजन में सेकंड रीजन में जो लेफ्ट की साइड जा रहा होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो E2 लेफ्ट की साइड जा रहा है, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्लियर है इतनी बातें, शाबाश। ये याद रखना, E1 है सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट और E2 है सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। तो चलिए पहले रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के देखते हैं। पहले रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, देखो सेम साइन और एक ही डायरेक्शन, सेम साइन और एक ही डायरेक्शन। पहले ये देखो, जैसे E2 है, दोनों के साइन क्या है, सेम, प्लस और प्लस, और दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो एंगल कितना बनेगा, 0। तो 0 एंगल में क्या करते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट, ऐड करते हैं। चाहे साइन कुछ भी हो, दोनों की डायरेक्शन सेम है और कोई एंगल नहीं बन रहा है, 0 एंगल है, तो ऐड करना है। तो जैसे E फर्स्ट में दोनों नेगेटिव हैं, तो हम लिखेंगे माइनस ऑफ E1 और माइनस ऑफ E2। देखो दोनों की डायरेक्शन सेम है, कोई एंगल नहीं है, तो ऐड होगा ऑब्वियसली, तो -E1 -E2। अब देखिए समझदार लोग क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ जो E1 है इसमें भी 2 एप्सिलॉन नॉट है और E2 में भी क्या है, 2 एप्सिलॉन नॉट है, तो क्यों ना कॉमन ले लो। चलो तुम घर में कर लेना, मैं E1 की वैल्यू डाल रहा हूँ, तो E1 की वैल्यू होगी -σ1/2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, E1 की वैल्यू होगी -σ1/2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस लगाया, E2 की वैल्यू कितनी है, σ2/2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, चलो E1 E2 डाल दिया तो बच्चों का खेल था। माइनस आप कॉमन लो, साथ में 1 लिखो, साथ में देखिए 2 एप्सिलॉन नॉट भी क्या आ गया, कॉमन आ गया। माइनस जैसे ही दोनों से कॉमन लिया, दोनों प्लस हो जाएंगे, तो σ1 प्लस σ2 आ जाएगा आप पे। ये आपकी E फर्स्ट आई। नाउ यू कैन प्रिडिक्ट E थर्ड क्या आएगा, माइनस की जगह सिर्फ प्लस आएगा, बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही रहेंगी। ठीक है, तो ज़रा हम E फर्स्ट के बाद E थर्ड यहाँ लिख लेते हैं। तो E थर्ड क्या होगा, क्योंकि E थर्ड में दोनों सेम डायरेक्शन में और कोई एंगल नहीं है, तो E1 प्लस E2। अब बच्चों मुझे बताओ, अगर यहाँ प्लस होता, चलो देखो वहीं से देखो, E1 और E2 में क्या कॉमन ले सकते हो, आप ले सकते हो 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन। ये 2 एप्सिलॉन नॉट आपने कॉमन लिया, जैसे कॉमन लिया तो पहले से आया σ1, दूसरे से आया σ2, तो ये आप पे E थर्ड हो जाएगी। क्लियर है, E फर्स्ट आ गई, E थर्ड आ गई। अब बात करते हैं E सेकंड की, तो थोड़ा सा मैं यहीं बना लेता हूँ E सेकंड। तो ध्यान से देखिए E सेकंड होगा क्या, जो आपकी E सेकंड है या जो E बीच वाली है, उसमें पहले तो आप पॉजिटिव वाली लिखो। पॉजिटिव वाली कौन है, E1 है। मैं बोल रहा हूँ ना आपको, और किसी से मत देखना, ये बस ऐसे ही करना है इसे, नहीं तो साइन कन्वेंशन में दिक्कत होगी, है ना। तो E फर्स्ट पॉजिटिव और E सेकंड नेगेटिव, ऐसे। अब समझदार लोग क्या करेंगे, 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेंगे। E1 की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, σ1, E2 की कितनी है, σ2, बीच में क्या है, माइनस, ऐसे लिख दिया। E फर्स्ट, E सेकंड, E थर्ड आ गया। क्लियर है इतना, ये सारी चीज़ें, E फर्स्ट आ गया, E सेकंड आ गया और E थर्ड आ गया। इसका बस एक ही स्पेशल केस है कि क्या होगा कि σ1 और σ2 दोनों बराबर हो जाएं सिग्मा के। क्या होगा कि σ1 और σ2 दोनों बराबर आ जाएं किसके, सिग्मा के। तो अगर σ1 और σ2, पहला केस देखते हैं कौन सा, फर्स्ट वाला, है ना, कि σ1 और σ2 दोनों बराबर आ गए अगर, तो σ1 भी सिग्मा कहलाएगा और σ2 भी क्या कहलाएगा, सिग्मा। तो सिग्मा प्लस सिग्मा कितना, सिग्मा प्लस सिग्मा, σ1 भी सिग्मा हो गया, σ2 भी सिग्मा, तो सिग्मा प्लस सिग्मा कितना, 2 सिग्मा। तो माइनस तो चल ही रहा है, सिग्मा प्लस सिग्मा कितना आया, 2 सिग्मा, और नीचे चल रहा है 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, -σ/एप्सिलॉन नॉट आ गया आप पे। ये कब आएगा, जब आप स्पेशल केसेस लोगे, जब σ1 और σ2 बराबर होंगे। अलग से लिखना कि व्हेन σ1 इज σ2,
जब सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों सिग्मा हो जाएं तो ई फर्स्ट कितना आ रहा है, माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। बेटा यहाँ पे प्लस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, इसमें रॉकेट साइंस थोड़ी है, सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा हो गया, यहाँ माइनस था वहाँ प्लस आएगा, बेटा यहाँ 0 आएगा। सिग्मा माइनस सिग्मा कितना, 0, 0/2 एप्सिलॉन नॉट कितना, 0, तो कुछ नहीं होगी बीच में। अब मैं आपको एक याद दिलाना चाहता हूँ एक बात, जब हम शेल का पढ़ रहे थे, किसका पढ़ रहे थे, शेल का पढ़ रहे थे, तो शेल की सरफेस में भी तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आया था, जरा याद करो। शेल की सरफेस में कितना आया था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आया था, और ये भी कितना है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ही है। सोचना ये क्यों आया। थैंक यू। चारों एप्लीकेशन खत्म होती हुई, ये चैप्टर खत्म होता हुआ, अब आप पे कैपेसिटेंस सिर्फ बचा हुआ। ठीक है, थैंक यू।